नमस्कार, मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। वीकली एक्सपायरी का दिन भारतीय बाजारों में अनुमान भी था कि थोड़ा सा एक वोलेटाइल सेशन देखने को मिल सकता है और उसी की तर्ज पे ही जो शुरुआत हुई थी मार्केट्स की वो मोर लेस फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर। इनफैक्ट आज एसजेएक्स निफ्टी के जो संकेत थे वो करीब 80 अंकों के नेगेटिव संकेत दे रहे थे, लेकिन धीरे धीरे बाजारों ने रफ्तार पकड़ी, लोअर लेवल से एक अच्छा पुल बैक दिया, पुल बैक के बाद फ्लैट रहा, पूरे दिन फ्लैट कामकाज करता रहा और सेकंड हाफ में एक जोरदार रफ्तार बाजार ने पकड़ी, जिसमें ऑब्वियसली बात है रिलायंस इंडस्ट्रीज का मेजर योगदान था। हाईएस्ट वेटेज वाला स्टॉक करीब वापस 2800 के ऊपर पहुंचा, 19 लाख करोड़ की मार्केट कैप के करीब ये पहुंचते हुए दिखाई पड़ी और एक बढ़िया तेज़ी बाजार में बनी। इसी के साथ साथ आज क्योंकि डॉलर रुपी इक्वेशन में रुपया अपने ऑल टाइम लो से पहुंच गया, तो उसका एक इम्पैक्ट साफ तौर पे आईटी कंपनीज़ पे और आईटी कंपनियों में या फिर आईटी सेक्टर में भी 12 बजे 1 बजे के अराउंड एक बढ़िया मूव आता हुआ दिखाई पड़ा लोअर लेवल से, तो वो भी कुछ हद तक पार्टिसिपेट कर रहा था। तो जो कॉम्बिनेशन हमेशा बाजार में रिकवरी का रहता है उसके लिहाज से आईटी एंड रिलायंस या बैंक्स, इन दोनों में से आज आईटी और रिलायंस जो है वो कामकाज करते हुए दिखाई पड़े, जिसके दम पर मार्केट आज डे हाई के आसपास जाके बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। 16,478, 16,450 ये क्रूशल जोन है, लेकिन निफ्टी का जो दायरा है वो वही है 16,200 नीचे और 16,500 ऊपर। जो ऊपर के लेवल पे 16,500 नहीं रजिस्टर कर पा रहा क्योंकि वहीं पे मेजर कॉल राइटर हैं और नीचे के जोन्स में 16,200 250 के आसपास मेजर पुट राइटर रहते हैं, तो वहीं से ही मार्केट घूमता है। आज भी शुरुआती कारोबार में वो लोस टच किया और उसके बाद से पुल बैक आया और वापस हायर लेवल्स पे जाकर 16,500 के आसपास थकता हुआ दिखाई पड़ा। तो यही रेंज मार्केट ट्रेड कर रही है। इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज काफ़ी हैं, जैसे आज बढ़िया मूव आया यूनाइटेड स्पिरिट्स में, टाटा कम्युनिकेशन में, बायोकॉन में, डॉक्टर रेड्डीज़ में, जहाँ खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। आज सीमेंट में पुल बैक का दूसरा दिन था, जेके डालमिया दोनों ही बढ़िया पुल बैक के साथ आज कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। इसके अलावा निफ्टी बैंक में सेलेक्टिव स्टॉक्स थे जो कि तेज़ी के साथ कामकाज करते हुए दिख रहे थे, लेकिन मेजर मार्केट के अंदर जो आज भी ड्राइवर था वो ड्राइवर था ऑयल एंड गैस, जहाँ पर रिलायंस, ओएनजीसी, एचओईसी, एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो, इनमें जो तेज़ी का सिलसिला बना हुआ, शायद बनाई हुआ अभी भी लगातार वहाँ पे तेज़ी जारी ही है। तो एक बढ़िया तेज़ी इस पूरे स्पेस के अंदर आज भी देखने को मिली। एनर्जी, फार्मा, आईटी ये 3 स्टार रहे मार्केट में जहाँ पर तेज़ी थी, और ऑयल इंडिया, रिलायंस जैसे नाम एनर्जी में जो कि लीड कर रहे थे, आईटी से टीसीएस जैसे नाम लीड कर रहे थे, और उसके अलावा फार्मा में से बायोकॉन, डॉक्टर रेड्डी, सिप्लाई, कुछ ऐसे नाम थे जहाँ पर खरीदारी देखने को मिल रही थी। मेटल और पीएसयू बैंक के अंदर आज भी प्रेशर था। टाटा स्टील तेज़ प्रेशर में कामकाज कर रहा था। बैंक में से एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में दबाव था, हालांकि उसमें बोनस भी था 1:1 का, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर प्रेशर बनता दिखाई पड़ रहा था। एक दो नाम जो बकिंग द ट्रेंड थे उसमें पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस जो कि एनबीएफसी स्पेस से तेज चल रहा था, आरबीएल बैंक जहाँ पे वो नए सीईओ आने की खबर के बीच में कुछ खरीदारी देखने को मिली, तो ऐसे न्यूज़ फ्लोज थे, लेकिन अदरवाइज स्टॉक्स में ये सेक्टर्स में प्रेशर बनता हुआ दिख रहा था। अच्छा, रुपया सबसे क्रूशल है कि रुपया अपने नए रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंच गया। 77, 81, 83 ये रिकॉर्ड स्तर उसने बनाया है, तो उन रिकॉर्ड्स के आसपास पहुंचना ये मार्केट में एक कंसर्न रहेगा, क्योंकि डॉलर की स्ट्रेंथ और क्रूड की तेज़ी ये दोनों एक डेडली कॉम्बिनेशन है इंपोर्ट बिल के लिए। तो अगर ऐसी सिचुएशन बनेगी तो जितने इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल वाली कंपनीज हैं उनकी इन मार्जिन्स के ऊपर एक बड़ा हिट होगा, जो कि अर्निंग के ऊपर रिफ्लेक्ट भी होगा। तो इस तरह कॉम्बिनेशन का प्रेशर है, लेकिन अदरवाइज मार्केट में सो फार सिचुएशन एक रेंज बाउंड्री दिखाई पड़ रही है। अच्छा, आज फिर एलआईसी एक नए निचले स्तरों पर साल के पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा, तो एक और बड़ा इवेंट है जिसको आप अदरवाइज देख सकते हैं। तो ये 2-3 ट्रिगर्स मार्केट ने जो कि आज फॉलो किए, जिसमें प्रेशर था प्राइमरी मार्केट्स के स्टॉक्स के अंदर जो कि रीसेंट लिस्ट हुए। आईटी में खरीदारी थी, एनर्जी में तेज़ी थी, मेटल में प्रेशर था, और बैंक्स के अंदर भी कुछ हद तक आज वोलेटाइल सेशन आज के सत्र में आपको दिखाई पड़ेगा। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर भी। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है वो है, व्हाट कैन बी गुड बाइंग लेवल इन एलआईसी। मैं नाम भूल गया आपका, लेकिन एलआईसी केस में सर अभी ओवरसोल्ड तो नहीं दिख रहा है एटलीस्ट, क्योंकि देखिए 2-3 पास्ट एग्जांपल्स को अगर मैं उठा लूँ तो आप कम लोग ये बात जानते होंगे कि सन 2010 में जब कोल इंडिया का आईपीओ आया था, तब वो भी देश की सबसे बड़ी कंपनी बनी थी मार्केट कैप के लिहाज से। 4 लाख करोड़ की मार्केट कैप उस समय पर उसकी होती थी, और बिना एडजस्टमेंट के, बिना बोनस स्प्लिट के वो स्टॉक आज आपके सामने है जो 1 लाख करोड़ या 80-90 हज़ार करोड़ की मार्केट कैप के आसपास पहुंच गया। तो इस तरह की 1/3 वैल्यू रह गई है। जीआईसी और नेशनल इंश्योरेंस 2 और ऐसे नाम हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त लिस्टिंग पर आए थे, फिर 1:1 बोनस आया और उसके बावजूद उनकी वैल्यू 75% के आसपास की वाइप आउट हो चुकी है। तो सरकारी इंश्योरेंस कंपनियाँ और सरकारी सबसे बड़ी कंपनियाँ, दोनों का एग्जाम्पल आपको मैंने दे दिया। बाइंग करने के लिए इंश्योरेंस में बहुत अच्छे नाम वैसे भी हैं। आप 3-4 कंपनी अगर इंश्योरेंस में ले लें जो प्राइम मेंबर है, तो उसमें एलआईसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई और एचडीएफसी लाइफ, ये 4 नाम हैं।
अगर आप LIC को हटा दें सरकारी नेचर होने की वजह से, तो बाकी बचती हैं 3 कंपनियाँ, जिसमें SBI, ICICI और HDFC बचता है। SBI पहले फाउंड जो हुई थी वो प्राइवेट कंपनी के तौर पे हुई थी, कार्लाइल के पास अभी थी, लेकिन बाद में ये सरकारी हो गई कि SBI के पास का हिस्सा आ गया है। तो यहाँ पर भी ओवरहैंग रह सकता है हमेशा स्टेक सेल का ऊपरी लेवल पर। इसको भी अगर हटा देते हैं तो बचती हैं 2 कंपनियाँ, इसमें ICICI प्रूडेंशियल और HDFC लाइफ आती है। इन दोनों में सबसे अच्छी ग्रोथ आ रही है ICICI प्रूडेंशियल की। तो आप इन दोनों में से कोई एक विकल्प, क्योंकि ICICI प्रूडेंशियल ग्रोथ अच्छी दिखा रहा है और HDFC लाइफ सबसे बड़ा मार्केट शेयर ओन करता है, तो इन दोनों में से कोई कंपनी को अगर आप इंश्योरेंस में जाना चाहते हो तो एक बार को चुन सकते हैं। लेकिन अगर LIC चुनना चाहते हैं तो अभी तो वेट ही करिए, ज़्यादा बेटर है जब तक एटलीस्ट 10 सेटल ना हो जाए यहाँ पर। ओके, बेस्ट चॉइस फॉर 2 व्हीलर EV सेगमेंट, हीरो, बजाज, TVS, ग्रीव्स कॉटन। ऑर्डर में रखेंगे तो सबसे पहले ऑब्वियसली ज़्यादा बजाज ऑटो आएगा, क्योंकि पुरानी हिस्ट्री, सेकेंड लार्जेस्ट प्लेयर और कैश रिच कंपनी, करीब करीब 800-900 रुपये पर शेयर के आसपास का कैश है कंपनी के पास। जो बाज़ार में बज़ चल रही है वो ये है कि एक बड़ा बायबैक ला सकती है, ये बज़ है, खबर नहीं है, बज़ है बाज़ार में, जिसकी वजह से शेयर चल रहा था हाल फिलहाल में। दूसरे नंबर पे आप हीरो मोटो को आपको रखेंगे कि अभी तक तो EV में उतरे नहीं है, लेकिन जिस दिन EV में उतरेंगे एथर के अलावा, उस दिन कंपनी की री रेटिंग की पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो इसलिए ये 2 नाम तो आप देख ही सकते हैं। TVS को थर्ड पे रख सकते हैं, ऑब्वियसली आते हैं मार्केट शेयर के लिहाज से भी हीरो, बजाज, TVS होता है। अदरवाइज़ आप बजाज, हीरो, TVS देख सकते हैं। लेकिन ग्रीव्स कॉटन को अभी आप अवॉइड करिए, क्योंकि वो इनके सामने कहीं स्टैंड नहीं करता है। एटलीस्ट वो 2 व्हीलर का इतना बड़ा कोई प्लेयर नहीं है, उन्होंने एक ही अपनी EV लॉन्च की है जिसके नाम पर उसको मतलब आप देख रहे हैं मार्केट में। लेकिन अदरवाइज़ सबसे बड़े प्लेयर्स में अगर आप जाना चाहते हैं EV में, तो अभी तक इन तीनों में से कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जो EV में ठीक से हो। ना बजाज ने चेतक लॉन्च किया EV का, लेकिन वो अभी तक ठीक से आया नहीं मार्केट में। तो EV में बड़ा नाम अगर आप, या 2 व्हीलर में अगर आप नाम प्ले करना चाहते हैं, तो बजाज, हीरो, देन TVS, क्योंकि सबसे पहले इसमें से अगर लॉन्च करा तो बजाज करेगा, फिर TVS करेगा, फिर हीरो करेगा सो फार। और ग्रीव्स ऑलरेडी कर चुका है, लेकिन मार्केट शेयर टैप करने की कैपेसिटी उनमें अभी तक नहीं है। ये अपने डिस्ट्रीब्यूशन का बड़ा बेनिफिट उठाएंगे, स्केल का बड़ा बेनिफिट उठाएंगे, और सबसे बड़ा कैश रिच है, कभी भी किसी को एक्वायर कर सकते हैं। तो उस हिसाब से आप इन्हें देखिएगा। ओके, NMDC, M&M, भारत फोर्ज। प्रमोद जी, आज ही एक M&M की इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसका एक एनुअल रिपोर्ट, मतलब उसका एक प्रेजेंटेशन में पढ़ रहा था। उसमें उन्होंने मेंशन किया कि EV में 3 व्हीलर के लार्जेस्ट प्लेयर हैं, ट्रैक्टर में 40% मार्केट शेयर है, और SUVs में जो 4 SUV लॉन्च किए हैं उसमें 1.23 लाख सेल ऑलरेडी हो चुकी है, और उसमें लार्जेस्ट प्लेयर हैं SUV में। ऑब्वियसली SUV के डोमिनेंट प्लेयर हैं, और XUV 700 की जो वेटिंग है वो करीब 1.5 से 2 साल है। तो M&M के साथ ये सारी चीज़ें बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही कॉन्स्टेंट चल रही हैं, बहुत ही अच्छी चल रही हैं। तो आप उसको उस हिसाब से देख सकते हैं, अगर आपकी स्टोरी लॉन्ग टर्म के हिसाब से है तो। दूसरा नाम आपने लिया था, मिस हो गया, दूसरा नाम कौन सा था, माफ़ी सर, दूसरा नाम में से स्किप हो गया इस पूरी भीड़ में। मैं अगर याद आएगा तो जल्दी उसके ऊपर फिर काम करते हैं। अच्छा सर, मार्केट में अगर ETF में ही काम करें तो क्या सुरक्षित रहेगा, जैसे निफ्टी 20 एटसेट्रा, बैंक भी एटसेट्रा। गुप्ता साहब, अगर बाज़ार में किसी को कुछ नहीं पता है, कोई तरह की कोई जानकारी नहीं है, तो पहली चीज़ तो यही कर सकता है कि वो निफ्टी ETF, IT ETF, बैंक ETF के अंदर चला जाए। वहाँ पर पूरा एक बंच, एक बुके मिल जाता है जिसके अंदर वो इन्वेस्ट कर सकता है। तो ये पहला तरीका है अगर आपको कुछ नहीं पता बाज़ार में तो। दूसरा, अगर आपको लगता है कि नहीं आप थोड़ा बहुत जानते हैं, भाव ट्रैक कर सकते हैं, और आप रिस्क में, आपका इतना भी बुरा हाल नहीं है कि आप घबरा जाएं थोड़े बहुत से, तो आप एक SIP शुरू कर सकते हैं जिसमें आप सारी बड़ी कंपनियों को शामिल करें। मिसाल के तौर पे IT की लार्जेस्ट TCS, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, HCL, विप्रो टाइप, माइंडट्री, ऐसी बड़ी कंपनियों को शामिल कर सकते हैं। ऐसे ही हर सेक्टर के चुनाव कर लें, लिकर की यूनाइटेड स्पिरिट्स, रेडियो खैतान, या यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रिवरीज, सीमेंट की अल्ट्राटेक, और बिरला कॉप, JK सीमेंट। इस तरह से आप अपनी अपनी कंपनियों को चुनाव कर लें और उसमें धीरे धीरे SIP करते रहें। उससे होता क्या है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो आपको ETF में बेनिफिट मिलेगा वो इंडिविजुअल कंपनी से मिलने लग जाएगा। अगर आपका एवर्जन उससे बेटर और आपके पास पोर्टफोलियो बन चुका है जिसमें आपके अलग अलग सेक्टर के दिग्गज बैठे हैं, बैंक्स के, HDIC उसके, NBFCs के, इंश्योरेंस के, IT के, फार्मा के, तो आप फिर मिड कैप, स्मॉल कैप की तरफ रुख करना शुरू करें, जहां आपको पता है कि इनसे तो मैं बच ही जाऊंगा क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक बढ़िया नीचे बेस तैयार हो चुका है। ऐसे करके आप करें, और जब ये सब हो जाए, अब बहुत सफिशिएंट क्वांटिटी में आपको इक्विटी आ जाए, तो फिर ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। आप ऊपर की कॉलें बेचते रहिए और आपके पास नीचे के इक्विटी शेयर पड़े हैं, तो वो तब होता है।
लेकिन होता इसका उल्टा है, लोग पहले ऑप्शन लेते हैं, फिर आते हैं मिड कैप स्मॉल कैप में, और लास्टली जब कुछ नहीं बचता तब आते हैं लार्ज कैप में। तो ऐसा कुछ मत करिए। इसका सही तरीका ये होता है कि आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलिए, ज़्यादा बेटर है। ओके, LIC IPO पे हम बातचीत कर चुके हैं। ओके, आरती ड्रग्स 205 शेयर 725 रुपये के दाम पे लास्ट 2 साल से। बिपिन साहब, ये मतलब आरती इंडस्ट्रीज़, आरती ड्रग्स दोनों के साथ ही चल रहा है, बहुत टाइम से एक लार्जली अंडर परफॉर्मर है। लेकिन हाँ, ये बात भी है कि ये ऑलरेडी 2 साल में चले बहुत थे पहले, जिसकी वजह से ये अटक गए हैं। हैविंग सेड दैट, अभी तो आप होल्ड ही करिए, क्योंकि ये कंपनी के मैनेजमेंट ने बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिलाने के बाद होल्ड लिया। एक समय में अगर आप जाएंगे तो 40-50 हज़ार करोड़ तक की मार्केट कैप थी इस ग्रुप की, लेकिन फिर वो वहाँ से ईज आउट होकर 20-25 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास आ गई है। तो सिचुएशन दोबारा रिवाइव होगी, दोबारा चीज़ें बैकअप करेंगी। फार्मा वैसे भी अंडर परफॉर्मर है लार्जली, तो इसीलिए अभी तो होल्ड ही करना ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन नई पोजीशन एटलीस्ट आप अभी ऐड ना करें, सिर्फ वेट एंड वॉच करें, वो ज़्यादा बेटर। अगर फार्मा में आप जा रहे हैं तो लार्ज डिविडेंड पेइंग कंपनियों के साथ चले जाइए, क्योंकि एटलीस्ट इस ड्यूरेशन में जब आपको बहुत कैपिटल अप्रिसिएशन नहीं हो रहा है, तो एटलीस्ट डिविडेंड से आपको बफर मिलता रहा है। जैसे फाइजर, सनोफी टाइप कंपनियां जो होती हैं, उनमें डिविडेंड अच्छा मिलता है। तो अगर आपको अप्रिसिएशन नहीं मिलता प्राइस का, तो 2 साल में आपको ये दुख ना रहता कि आपका प्राइस नहीं बढ़ा, एटलीस्ट डिविडेंड तो मिलता ही रहता। तो ऐसा ब्लेंड बना के आप कंपनी के साथ रह सकते हैं। अच्छा, वेदांता प्लेजेस 5.77% स्टेक इन हिंदुस्तान जिंक फॉर 8,000 करोड़ टर्म लोन। सर, हिंदुस्तान जिंक ऑलरेडी कैश रिच कंपनी है, तो हिंदुस्तान जिंक को इसका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। वेदांता ने अपनी हिस्सेदारी जो हिंदुस्तान जिंक में थी उसको प्लेज किया है। तो वेदांता ने खुद हिंदुस्तान जिंक को इतना कोई खास इम्पैक्ट नहीं आता दिखाई पड़े। और दूसरी चीज़, वेदांता ने अपना स्टेक भी प्लेज का कुछ छुड़ाया था, तो यहाँ कुछ एडजस्टमेंट उस तरह के हैं कि इधर हिस्सा छुड़ा रहे हैं और उसमें प्लेज रख रहे हैं। तो बहुत रिलेवेंस तो इसकी नहीं दिख रही है, क्योंकि कैश रिच कंपनी है, ऑब्वियसली बात है हिंदुस्तान जिंक। और वेदांता ऑलरेडी केन इंडिया के थ्रू बहुत स्ट्रॉन्ग कैश जनरेट कर रही होगी, और बाकी मेटल भी इतना कोई ख़राब सिचुएशन में भी है नहीं। तो ये कोई बड़ा केपेक्स प्लान हो रहा है, या कोई बड़ा एक्विजिशन प्लान हो रहा है, या कोई बड़ा पर्पस है जिसकी वजह से वो इस तरह के सिचुएशंस देख रहे हैं। या डेट रीफाइनेंसिंग भी हो सकती है कभी कभी, कि हायर इंटरेस्ट कॉस्ट का डेट को लोअर इंटरेस्ट कॉस्ट पे शिफ्ट कर रहे हैं। अभी कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन सो फार इसका कोई बड़ा ट्रबल नहीं दिख रहा, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक सबसे बड़ी बात कि कैश रिच कंपनी है, उसके बाद डेट नहीं है। और दूसरा, केन इंडिया के लिए फेवरेबल सिचुएशन है, ऑयल की तेज़ी उनके लिए बेनिफिशियरी है। तो ऐसा तो कोई बड़ा कंसर्न नहीं है। लेकिन हाँ, कीप एन आई, जिस तरह आपने इस पर नज़र रखा है, आगे भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। ओके, विच 2 सेक्टर्स टू बी अवॉइडेड फॉर 5 years एंड वाई? विकी साहब, देखिए, जो फैग है, देखिए जो फैग वाले सेक्टर्स हैं उनको अवॉइड करिए। फैग होता है वो सेक्टर जो कि एक तो साइक्लिकल, क्योंकि साइकिल की तेज़ी की तरफ आप एंटर कर रहे हैं। अभी कमोडिटी साइकिल पीक पर है, यहाँ से 5 साल में शायद बढ़े या ना बढ़े, कुछ नहीं कह सकते। मेटल की डिमांड पीक पर है, क्रूड की डिमांड पीक पर है, शुगर अगेन, वीट, ये सब वॉर की वजह से तेज़ी में है। वॉर 5 साल में और बढ़ेगा ऐसी तो पॉसिबिलिटी है नहीं, ये दूसरा कोई वॉर शुरू हो जाएगा ऐसी पॉसिबिलिटी भी है नहीं। लेकिन ये अगर हो भी गया तो 5 साल चलेगा कि नहीं चलेगा, वो पॉसिबिलिटी भी नहीं है। तो इस तरह की कमोडिटी कंपनीज़ को तो अवॉइड कर सकते हैं, कि वो यूजुअली वो इन्हीं तरह की चीज़ों पे चलते हैं। जो कमोडिटी प्राइसेस चलेंगे तो ये भी चल जाएंगे। और दूसरा, ये जितने नए बिजनेसेस हैं, मतलब जो भी स्टार्टअप्स कन्वर्ट हुए हैं बिज़नेस में, इन्हें 5 साल के लिए इसलिए अवॉइड करने के लिए बात कह रहा हूँ कि जब तक अपने नंबर्स को प्रूफ ना कर दे तब तक के लिए अवॉइड करिए। वो भले 1 साल हो, 2 साल हो या 5 साल हो। कोई भी कंपनी ख़राब नहीं है, ना जोमेटो, ना पेटीएम, ना इन्फोएज, ना कार्ट्रेड। एक ही चीज़ है कि बस नंबर आपके सही होने चाहिए, डिविडेंड आप देते रहने चाहिए, क्योंकि डिविडेंड पेइंग कैपेसिटी उसी कंपनी की होती है जो बहुत स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो जनरेट करता है, और कैश फ्लो के बाद केपेक्स करता है, केपेक्स के बाद अपना डिविडेंड जो अतिरिक्त कैश बचता है उसको डिविडेंड के तौर पे बांट देता है। ये आईटीसी ऐसी कंपनी से सीखी है। आईटीसी कंपनी बुरी नहीं है, स्टॉक थोड़ा धीरे चलता है क्योंकि इक्विटी बेस बड़ा है, लेकिन हर आईटीसी का जो स्टॉक है, हर मतलब आईटीसी हर शेयर होल्डर के लिहाज से ईपीएस के तौर पे 12.5 रुपये कमाती है। यानी उसका प्रॉफिट अगर हर शेयर होल्डर में बांट दिया जाए तो 12.5 रुपये पर शेयर को मिलता है, पर शेयर होल्डर को, और उसमें से 11 रुपये 11.5 रुपये वो डिविडेंड बांट देती है। तो ये क्लास की गवर्नेंस हर कंपनी में नहीं मिलती है। ये कोल इंडिया में है, ये ओरेकल में है, ये वीएसटी में है, ये सनोफी में है, लेकिन सब में नहीं है, क्योंकि सब इतना मोटा डिविडेंड कमाने के बाद, इतना मोटा प्रॉफिट करने के बाद जो पर शेयर में बहुत बड़ा प्रॉफिट हो और वो पर शेयर होल्डर को उतना बांट दें, ये कमी देखने को मिलता है। तो इस तरह ही कंपनियों को तलाशिए, इंस्टेड ऑफ उन कंपनियों में जाने के जहाँ पे प्रोमिसेस काफ़ी ज़्यादा हों और अच्छे कैश फ्लो की उम्मीदें हों, बढ़िया बिजनेस मॉडल की उम्मीदें हों। आने दीजिए पेपर पे,
कुछ दिन बाद आ ही जाएंगे ना। अगर इतने अच्छे हैं तो FY 25 में उनको प्रॉफिट होना है तो आज ही हो जाएगा, 4 साल में हो जाएगा, वेट कर लिया FY 25 तक, 2 साल ही तो रह गए। तो सिचुएशन समय के साथ जब बदलेगी तब उनमें एंटर करिए, लेकिन उन बिज़नेस को अवॉइड करिए जो एक ही किसी सीज़न की वजह से बहुत अच्छे चमकते हुए दिख रहे हैं आपको। ओके, एम्बर एंटरप्राइजेज़, अनिल साहब बहुत चला हुआ है वैसे तो, ये अभी थोड़ा नीचे ज़रूर आया, लेकिन वो पहले एक बड़ी मूव इसने दिखाई थी। बेटर ये है कि अगर हिस्सा है तो छोटा ही रखिएगा पोर्टफोलियो का, बहुत बड़ा हिस्सा इसमें मत लेके रखिएगा, क्योंकि वो आउटसोर्सिंग वाला है, मेक इन इंडिया के तहत चलता है तो ठीक है, लेकिन मतलब बहुत ही कंजर्वेटिव टू कॉशियस साइड पे स्टांस होना चाहिए। मतलब कंपनी ठीक है, बिजनेस भी ठीक है, बहुत कुछ इसमें है नहीं बुरा भी कहने के लिए और बहुत कुछ अच्छा कहने के लिए भी नहीं है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चला है उस वैल्यू के हिसाब से, इसलिए एटलीस्ट आप यहाँ पर अपनी कॉल उसके हिसाब से लीजिएगा। ओके, IBDL में होल्ड ही करिए राकेश साहब, क्योंकि जो बुरा दौर देखा है इसने पिछले दिनों 69-70 वाले लेवल्स वो तो देख ही लिए हैं। 80 के आसपास के प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट आई थिंक, नहीं 65 के आसपास के, तो उन्हीं लेवल से घूम रहा है वापस, तो एटलीस्ट अभी तो बने रही है। ऑलरेडी इतनी करेक्शन दिखा चुका है तो अब यहाँ से खोने के लिए बहुत कुछ है नहीं शायद। तो बाकी नंबर्स पे नज़र रखिए, ये लास्ट क्वार्टर के नंबर उतने ख़राब नहीं थे, उससे पहले वाले क्वार्टर के नंबर ख़राब थे, तो क्लीन अप एक्ट चल रहे हैं। बीच में वो इनकम टैक्स की खबरें थी रेट की, तो न्यूज़ फ्लोज नेगेटिव हैं, लेकिन ऑलरेडी इतना बुरा दौर इन सब चीज़ों की वजह से देख लिया कि शायद अब बहुत ज़्यादा डाउन साइड ना खोले। तो आप बाकी वेट एंड वॉच, मार्केट के हिसाब से आप कॉल लीजिएगा अपनी। ओके, और मन्नापुरम अमर राजा, निखिल साहब मन्नापुरम के केस में तो अभी आप अवॉइड ही करिए कुछ भी अगर पोजीशन है तो, क्योंकि ये बीच में ये केरला का जो गोल्ड लोन इशू उठा है, इसके अभी तार कहाँ तक खुलेंगे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो इसलिए मन्नापुरम मुथूट दोनों को अभी अवॉइड करिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ बस्ती अमर राजा बैटरी, तो यहाँ पर तो बैटरी प्लांट की अप्रूवल का वेट हो रहा है, जो ग्रीन एनवायरनमेंट क्लियरेंस से लटका हुआ है, वो अप्रूवल आ जाएगा तो शायद बेटर साइड पे होगा। हालांकि कंपनी ने अपनी कैपेसिटीज़ बढ़ाई हैं, नई कैपेसिटी ऐड कर रहे हैं, EV स्टोरी में बड़ा नाम माना जा रहा है, लेकिन अभी वो एक ऑर्डर का जो वेट हो रहा है वो कंपनी के लिए प्रॉब्लम है। हालांकि ये शेयर ऑलरेडी बहुत करेक्शन दिखा चुका है, तो यहाँ पर भी इंडिया वो उसी तरह बहुत कुछ करने के लिए है नहीं, बुरा दौर देख ही चुका है पीछे का ये, तो इसके हिसाब से आप यहाँ पर कॉल ले सकते हैं। ओके, लास्टली एक सवाल और लेता हूँ, वो है कोई नया नाम टाटा स्टील वेदांता, दोनों सर साइक्लिकल हैं। ज़्यादा बेटर सिचुएशन वेदांता की है क्रूड की वजह से, क्योंकि केन इंडियन की वन ऑफ द सब्सिडरी है जो कि इनके लिए प्रॉफिट जनरेट कर रही होगी इस समय पर, वो कंसो नंबर्स में दिखाई पड़ेगा। दूसरा डिविडेंड प्ले भी अच्छा हो गया अभी, ये हिंदुस्तान जिंक से डिविडेंड उठाते हैं और ख़ुद भी डिविडेंड वो अपने पास प्रमोटर क्योंकि सबसे बड़ा एंटिटी है, तो उस हिसाब से डिविडेंड लो बैक कर लेते हैं। तो वेदांता ज़्यादा बेटर सिचुएशन में, और टाटा स्टील में कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट भी है स्प्लिट का, उससे पहले काफ़ी चला हुआ है, तो इसलिए अभी उसको एटलीस्ट आप अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, वेदांता कंसीडरेबल है, क्योंकि और लेकिन कमोडिटी की सबसे अच्छी कंपनी सो फार हिंडाल्को है, क्योंकि वो बड़ा केपेक्स कर रही है, ग्लोबल कंपनी है, लेकिन वो केपेक्स से किस साइकिल में जाके फंसेंगे, या केपेक्स पूरा करते हैं या बैकफुट पे जाते हैं, ये कुछ चीज़ें इनको आपको देख के कॉल लेनी होगी। चलिए फिलहाल अब इतने सवालों को शामिल करूंगा, माफ़ी बहुत सारे लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछे। आज वीकली एक्सपायरी थी, कल अब आपसे मुलाकात होगी हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में, तब तक के लिए नमस्कार।